चलिए, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक। गियासुद्दीन बलबन, आपको पता है नासरुद्दीन महमूद को इसके पहले क्या किया था, राजा बनाया था। ठीक, पहले उसके पहले कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद में डालने के बाद नासरुद्दीन महमूद कौन था, इल्तुतमिश का बड़े पुत्र। नासरुद्दीन महमूद का पुत्र ही कौन था, नासरुद्दीन महमूद। और नासरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है कि उसके भी मृत्यु में विवाद है, लेकिन संभवतः बलबन के द्वारा ही उसकी हत्या की गई थी। ठीक है, और 1266 में बलबन जो है तो शासन सत्ता में आता है। इसके पहले बलबन को जो है तो ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने खरीदा था। किसने, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश का ही गुलाम कौन था, बलबन। बलबन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जब ये राजा बना तो चुनौतियां कई सारी हैं। सबसे पहला कौन सा, राज हत्या का कलंक है। क्या है, राज हत्या का कलंक। कहा गया कि इसने राजा की हत्या की और इसके बाद राजा बना। दूसरा क्या है, निम्न कोटि का मुसलमान है। निम्न कोटि का मतलब कोई खानदानी राजा नहीं था, ये निम्न कोटि का मुसलमान था। और तुर्क चहलगानी का क्या था, एक सदस्य था, मामूली सैनिक था। तीसरी चुनौती क्या थी इसके सामने, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी का मामूली सैनिक। अब जब बलबन राजा बनता है तो इसके सामने तीन मुख्य चुनौतियां हैं। ठीक, और किसी भी समय की जो बड़ी चुनौतियां होती हैं उस राजा के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। ठीक, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, कई सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, एक तो चुनौती थी उनके सामने जम्मू कश्मीर का मामला। ठीक है, दूसरी चुनौती कौन सी थी, राम मंदिर का मामला। तीसरी चुनौती कौन सी थी उनके सामने, आतंकवाद का मुद्दा। और कौन सी चुनौतियां थी, कालाधन। ठीक, तो जितनी चुनौतियां थी, अगर इन चुनौतियों का समाधान प्रधानमंत्री जी कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक मजबूत प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ठीक, और जम्मू कश्मीर का मामला सुलझा, राम मंदिर का मामला सुलझा। इसी प्रकार देखिए उनको अब मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। समझ पा रहे ना। इसी प्रकार बलबन के सामने पहली चुनौतियां क्या है कि राज हत्या का कलंक है। तो इसने क्या बोला, नियाबत ए खुदाई। पहले इसने क्या बोला अपने आप को, नियामत ए खुदाई। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर के द्वारा मैं भेजा गया हूं, अपने आप राजा नहीं बना हूं। मतलब मुझे जो राजा की गद्दी मिली है ये किसके द्वारा मिली है, ईश्वर के द्वारा, अपने आप राजा नहीं बना हूं। तो इसने पहली उपाधि क्या ली, नियामत ए खुदाई। मतलब राज हत्या का जो कलंक है, तो बोला कि मैंने राजा को नहीं मारा है, ईश्वर ने मारा है। अभी हालांकि एक चुनाव के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। समझ पा रहे हैं। ये चीज किसने बोली थी, देखिए इतिहास हमेशा वर्तमान को जोड़ता है। इतिहास हमेशा, अगर आपने इतिहास पढ़ा और इतिहास को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा भी, समझा और उससे कुछ सीखा, तो आपको भविष्य दिखेगा कि अगर आज ऐसी घटनाएं हो रही तो इसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि इतिहास बताता है कि उस समय पर इन घटनाओं की वजह से ये घटना हुई। समझ पा रहे हैं। तो आज भी जब हम इतिहास को वर्तमान से जोड़कर देखेंगे तो सारी चीजें हमें दिखेंगी कि अच्छा ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, दूसरा इसने क्या बोला, जिल्ले इलाही। क्या बोला, जिल्ले इलाही। इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की छाया, ईश्वर की। तो अब ये अपने आप को क्या बता रहा है कि मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं। एक तो पहली बात, ईश्वर के द्वारा मुझे राजा बनाया गया है। दूसरा, ईश्वर की साक्षात क्या हूं मैं, छाया। और जब मैं ईश्वर की छाया हूं तो क्या ईश्वर के अगल बगल बैठोगे, कहां बैठोगे, नीचे जाके दरबार में। लेकिन दरबार में बैठने से पहले जब दरबार में अंदर आओगे तो झुककर क्या करोगे, सिजदा करोगे, झुककर सलाम करोगे। तो इसने कौन सी सिजदा, कौन सी परंपरा लागू की, सिजदा। दूसरा बोला इतना ही नहीं, केवल झुक के सलाम नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे, पैरों का चुंबन भी करोगे मेरे, क्योंकि ईश्वर की छाया हूं, मजाक थोड़ी। तो इसने दूसरा कौन सी रामनी परंपरा चालू की,
पैबोस। बलबन जैसे ही शासन सत्ता में आता है तो बलबन आने से पहले ही, मतलब जब इसके राजा बनने की संभावना बन रही है, तभी से अपने एक एक विरोधियों की हत्या करना प्रारंभ करवाता है। एक एक विरोधी को देखता है कि कौन आगे चल के भी विरोध कर सकता है, उनकी भी हत्या करवाता है ये, ठीक है। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया, अपने एक एक विरोधियों की हत्या करवाना प्रारंभ किया। साइलेंट मौत देता था, पता भी नहीं चलता था कैसे मौत हो गई। इसने अपने ही चचेरे भाई, जो कि तुर्क के चहलगानी में क्या था, सैनिक था, जिसका नाम था शेर खां। क्या नाम था? शेर खां। उसे विष पिलवा दिया, जहर का प्याला दे दिया, और पीते ही उसे क्या हो गई, मौत हो गई। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार इसके शासनकाल में आपको याद है, जब ये नायब ए ममलिकात के पद पर था नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, उसी समय पर रेहान खां और किचलू खां ने इसके खिलाफ षड्यंत्र किया था। तो इसने रेहान की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी, किचलू खां को गायब करवा दिया। मतलब बलबन की एक स्पष्ट नीति है कि जो भी विरोध में आएगा उसे क्या कर देंगे। आज भी देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री होता है अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास करता है। समझ पा रहे हैं? जो विरोध में बोला उसको कहाँ भेज दिया, जेल। अब हत्या तो नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र है, आज राजतंत्र नहीं है, ठीक है। तो आज भी वही सारी चीजें हो रही हैं जो इतिहास में घट चुकी हैं। इसलिए इतिहास को हमें वर्तमान से जोड़कर क्या करना है, समझना है। समझ पा रहे हैं? अब सिजदा एवं पैबोस इसने लागू किया। बलबन जब राजा बना तो एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया, निचले सरदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया, ताकि उसकी प्रतिष्ठा क्या हो, बढ़े। समझ पा रहे हैं? शराब पीना, ये सब सारी चीजें बंद कर दिया, निचले सरदारों से मिलना ही बंद कर दिया। खुद निम्न कोटि का मुसलमान था, लेकिन जैसे ही ये राजा बनता है तो तुर्की अमीरों की तुष्टीकरण के लिए इसने बाकी जो निचले कोटि के मुसलमान थे उनका शासन सत्ता में प्रवेश वर्जित कर दिया। समझ पा रहे हैं? इसने यहां तक बोला कि जब भी मैं किसी निचले कुल के व्यक्ति को देखता हूं, नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं, तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और मेरा हाथ अनायास ही अपनी तलवार पर चला जाता है। इसने यहां तक बोला। समझ पा रहे हैं? बलबन ने दूसरी इसकी चुनौती क्या थी कि निचली कोटि का मुसलमान था, तो इसने क्या बोला कि मैं कोई निचली कोटि का मुसलमान नहीं हूं। शाहनामा पढ़ी है फिरदौसी की, बोला उसमें जो नायक है अफरासियाओ, मैं उसका वंशज। समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहा है कि शाहनामा पुस्तक का जो नायक है कौन, अफरासियाओ। कौन है? अफरासियाओ, मैं उसका वंशज। मजाक नहीं है, कोई निम्न कोटि का मुसलमान नहीं हूं मैं। समझ पा रहे हैं? बोले तुम लोग तो क्या हो, केवल तुर्की मुसलमान हो, लेकिन मैं अफरासियाओ का वंशज हूं। तो हल्के में ले लियो क्या? इसके बाद तीसरी चुनौती क्या थी इसके सामने? पहले ये तुर्क के चहलगानी में मामूली सैनिक था, मतलब उसमें जो और भी सैनिक रहे होंगे उसकी छोटी छोटी कमजोरी जानते रहे होंगे बलबन की। इसने कई तुर्की चहलगानी के सदस्यों को तो मरवा दिया था जो विरोधी थे, लेकिन उसे लगा कि कहां तक मैं किसे किसे मरवाऊंगा, तो इसने तुर्क के चहलगानी को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसे जहां से भी संभावना दिख रही है कि यहां से विरोध हो सकता है, ये उसके पहले उसे क्या करता है, निपटा देता है। बलबन की स्पष्ट नीति है, कोई लौंग लपेट नहीं, एक कठोर शासन जिसे कहते हैं, ठीक है। जिस एक बड़े साम्राज्य, एक मजबूत साम्राज्य का सपना कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने देखा था, उसको पूरा कौन कर रहा है अब? बलबन। बलबन का स्पष्ट है कि अगर सुल्तान मजबूत होगा तो शासन सत्ता क्या होगी, मजबूत होगी। समझ पा रहे हैं? इसलिए इसने अपने आप को सबसे पहले क्या किया, मजबूत बनाया, एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया, निचले सरदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक साथ 10,000 बॉडीगार्ड लेके चलता था। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द कितने 10-15 बॉडीगार्ड चलते हैं तो कितना भव्य लगता है। सोचिए इसके चारों तरफ कितने लोग चलते थे, 10,000 बॉडीगार्ड, और उनके बीच में बलबन। कहते हैं बलबन कभी सिविल ड्रेस में नहीं दिखा, हमेशा राजा के गेटअप में रहता था, मुकुट पहने हुए। और जब 10,000 बॉडीगार्ड चलते थे तो भव्य लगता था। क्या लगता था? हर एक राजा के शासनकाल में उस समय मंगोलों के आक्रमण का भय है। समझ पा रहे हैं? जब मंगोल राजदूत यहां पर देखते हैं, पूछते हैं कि साथ में कौन चल रहे हैं, तो कहते हैं ये इनके बॉडीगार्ड। बोले 10,000 बॉडीगार्ड? कहे हाँ 10,000 बॉडीगार्ड। तो ये मंगोल अपने देश में क्या सूचना भेज रहे हैं कि साहब इसके तो 10,000 बॉडीगार्ड हैं, सेना कितनी बड़ी होगी। और सेना थी ही नहीं। मजेदार बात यह है कि सेना थी ही नहीं। बलबन को ये पता था कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और होते हैं, लेकिन इसने दिखावे में कोई कमी नहीं की। इसने अपने दरबार में, मतलब दरबार को गंभीर बनाने के लिए क्या किया,
हंसना, मजाक करना, गीत संगीत सब बंद करवा दिया दरबार में। बोला यहां पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, शासन सत्ता चल रही है। और शासन सत्ता कैसी चलेगी? गंभीर चलेगी। बलबन स्वयं एकदम गंभीर मुद्रा में बैठता था। मैं जान रहा हूं आप बार बार किसकी इमेज बना रहे हो, समझ पा रहे हैं, लेकिन उधर नहीं सोचना है, प्रधानमंत्री जी को नहीं सोचना है। बलबन क्या है? गंभीर मुद्रा में रहता था हमेशा, एकदम खुद भी नहीं हंसता था, इसलिए शासन सत्ता एकदम चुस्त दुरुस्त रहती थी। इसने मंगोलों के भय के कारण, जो मंगोलों का आक्रमण का भय तो रहता ही था, ये मंगोलों के भय के कारण इसने क्या किया? इसने दो नीतियां अपनाई मंगोलों के भय से। एक तो इसने क्या किया कि मंगोलों के दरबार में इसने शांति दूत भेजे। ठीक, क्या भेजे? शांति दूत भेजे। और दूसरा इसने क्या किया कि उत्तर पश्चिम सीमा पर दो पंक्तियां लगाई सैनिकों की, और इसकी जिम्मेदारी अपने दोनों पुत्रों, पहला बड़ा बेटा कौन था? शाहजादा मोहम्मद। क्या नाम था? शाहजादा मोहम्मद। और दूसरी पंक्ति जो थी वो किसके संरक्षण में की? बुगरा खां। किसके शासनकाल में, मतलब किसे? बुगरा खां, ये इसका छोटा बेटा था। इन दोनों के नेतृत्व में दो पंक्तियां यहां पर बिछाई कि मंगोलों का आक्रमण न होने पाए। तो एक दो नीति अपनाई इसने। पहला तो क्या कि मंगोलों के यहां शांति दूत भेजे अपने, दूसरे क्या कि दो पंक्तियां बिछा दी शाहजादा मोहम्मद और बुगरा खां के नेतृत्व में, ताकि मंगोल आक्रमण न हो पाए, और हो अगर तो सुरक्षा हो सके। बलबन अपने शासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया, समझ पा रहे हैं। और एक मजबूत शासन की स्थापना की इसने बलबन ने 1266 से 1286 के बीच। बलबन के शासनकाल में एक चीज तो ये है कि अक्सर दिल्ली का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो आसपास के बॉर्डर वाले इलाके थे, वहाँ पर करामातियाँ जाति होती थीं। वो क्या करते थे? आते थे और लूट कर चले जाते थे, और उनको राजपूत राजाओं का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। राजपूत राजाओं का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। अतः इसने दिल्ली के बॉर्डर पर जंगलों को कटवाकर छोटे छोटे किलों का निर्माण करवाया, और वहाँ पे अफगान सैनिकों का बेड़ा डलवा दिया। और इसके बाद उसने क्या किया? करामातियों के खिलाफ कत्लेआम करवाया, और तब जाकर वहां पर क्या हो गई? शांति स्थापित हुई। समझ पा रहे हैं? तो आरपी त्रिपाठी ने तो यहां तक लिख दिया है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था। अभिनेता मतलब समझ रहे हैं? नायक, हीरो। जैसे जो एक्टर होते हैं मूवी में, उसको क्या बोलते हैं? नायक। क्या बोलते हैं? अभिनेता। तो इसने, आरपी त्रिपाठी ने क्या बोला कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था, मतलब उसे कहां पे कौन सा ड्रामा करना है उसे अच्छे से पता है। ठीक है। इसके अलावा उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। सर ये क्या होती है रक्त एवं लौह की नीति? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो रक्त का मतलब तो रक्त की शुद्धता पर बल दिया, मतलब जो तुर्की नस्ल का होगा वही शासन सत्ता में इंटर कर सकता है। अगर कोई निचली कोटि का है तो वो, उसके लिए प्रवेश वर्जित है। और लौह की नीति मतलब जो दिल्ली के आसपास इसने कत्लेआम करवाया, मतलब जहां पर भी इसे लगता है कि यहां पर कठोरता बरतनी चाहिए, वहां पर वो क्या करता है? कठोरता से निर्णय लेता है, कठोरता से कत्लेआम करवाता है। इसे क्या बोलते हैं? रक्त एवं लौह की नीति। समझ पा रहे हैं? तो बलबन ने अपने शासनकाल में कठोर शासन तो किया ही, लेकिन हमेशा दिल्ली से जो है तो क्या है, बंगाल की दूरी काफी ज्यादा होती थी, और इस क्षेत्र से, दिल्ली से बंगाल का नियंत्रण कर पाना किसी भी शासक के लिए बड़ा कठिन होता है। मतलब कोई भी शासक रहा हो, आप देखिए उसके शासनकाल में बंगाल में विद्रोह हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? अतः बंगाल में इस समय पे कौन था इख्तियार? तुगरिल खां। क्या नाम था? तुगरिल खां। तुगरिल खां। और तुगरिल खां जो है तो जब बलबन बुढ़ापे की अवस्था में आ चुका है, तो तुगरिल खां जो है तो यहां पर क्या कर दिया? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम क्या है? स्वतंत्र हैं। समझ पा रहे हैं? और ये बात पता चली किसको? बलबन को। और बलबन सोचिए बुढ़ापे में बीमार है, खांस रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि तुगरिल खां ने बंगाल में विद्रोह कर दिया है, तो उसने क्या किया? एक लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर। और लेटर में केवल एक ही लाइन उसने लिखी थी, तुम मुझे
अच्छे से जानते हो, अच्छे से डॉट, इसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा, नाम लिखा था इसका तुगरिल। तुगरिल, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, और लेटर भेज दिया। यस, तो आपको मजाक लग रहा है? मैं इतिहास पढ़ा हूं, प्रामाणिक चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद जब कौन, जब तुगरिल के पास लेटर गया तो तुगरिल ने क्या किया, लेटर को फाड़ दिया। बोला बहुत देखें बलबन बलबन, क्योंकि उसे लग रहा है कि बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया है। अब जब बलबन को पता चलता है कि बलबन तुगरिल खान ने मेरा प्रस्ताव क्या है, स्वीकार नहीं किया है, अब बलबन पहली बार कहां से, दिल्ली से बंगाल जाएगा, बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन जाते हुए अपने छोटे भाई, छोटे बेटे बुगरा खां को लेकर जाएगा। किसे लेकर जाएगा? बुगरा खां को। बंगाल अभियान के लिए चल दिया, और यहां की जिम्मेदारी किसे दी? फखरुद्दीन को, जो कि उसका एक विश्वास पात्र कोतवाल है, दिल्ली का कोतवाल। और 2.5 साल के दौरान तुगरिल खां और उसके परिवार को पकड़ा जा सका, और उसके समर्थकों को। अब बलबन को ये पता है कि अगर मैं यहाँ दिल्ली से बंगाल आया हूँ तो आगे भी कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए मुझे लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। इसने, बलबन ने अपने सारे अधिकारियों को बुलवाया और बोला नीचे कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, आज तुम लोग तमाशा देखो। और कहते हैं बंगाल के लखनौती बाजार में 2 मील लंबी तख्त बिछवा कर, और तुगरिल खां और उसके परिवार को एक एक करके, उसके समर्थकों को एक एक करके कटवाया। जो गर्भवती महिलाएं थी उनके पेट से बच्चे को निकलवा कर कटवाया, कत्लेआम करवाया। कुछ तो जो अधिकारी थे वहीं पर बैठ के कांप रहे थे, कैसा खतरनाक आदमी। खुद इसका बेटा बुगरा खां ये इतना डर गया, जब इसने तुगरिल खां को कटवाते हुए देखा, तुगरिल खां के परिवार को कटते हुए देखा बुगरा खां ने, तो बलबन ने तो अपने बेटे को बोला बुगरा खां को कि देख लो, आज जो इसका हाल हुआ है, अगर कल को तुम भी विद्रोह करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहते हैं बुगरा खां इतना डर गया कि जब बलबन की मृत्यु के बाद इसे बुलाया गया कि भाई दिल्ली की गद्दी आकर संभालो, तो बुगरा खां ने बोला मैं यहीं ठीक हूँ, बंगाल में ही, मुझे नहीं आना ना दिल्ली। मतलब सुल्तान बनने की इच्छा ही त्याग दी इसने। किसने? बुगरा खां ने। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार तुगरिल खां के विद्रोह को भी क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया, ठीक है। और 1286 में क्या हो गई? बलबन की मृत्यु हो गई। तो अब लिख लें, चलिए। कल हमने कहां तक लिख लिया था? सिजदा एवं पैबोस लागू किया। लखनौती बाजार। हाँ, एक चीज तो बताना मैं भूल गया, ठीक है, याद दिला दिया आपने। जब बुगरा खां यहां से चला गया कहां? बंगाल पर, ठीक है। तो तमर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तमर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, और मंगोल आक्रमण में शाहजादा मोहम्मद क्या हो गया? अकेला पड़ गया, और शाहजादा मोहम्मद मारा गया, ठीक है। जो बलबन का बड़ा बेटा था शाहजादा मोहम्मद, वो क्या हो गया? मारा गया। और शाहजादा मोहम्मद एक विद्वान व्यक्ति था। कौन? शाहजादा मोहम्मद। इसी के संरक्षण में अमीर खुसरो, क्या नाम है? अमीर खुसरो, और अमीर हसन देहलवी, और अमीर हसन देहलवी, इन दोनों ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में ही। समझ पा रहे हैं? तो शाहजादा मोहम्मद कौन है? बलबन का बड़ा बेटा है। इसी के संरक्षण में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया है। वही अमीर खुसरो जो अभी कई राजाओं के शासनकाल में रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहेगा, ठीक है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया है, ध्यान रखिएगा। तूतिए हिंद बोला जाता था इसे। रेहला नामक पुस्तक लिखी है इसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो अमीर खुसरो से भी प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि अमीर खुसरो ने किसके शासनकाल में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया? तो उसका नाम कौन है? शाहजादा मोहम्मद। शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद इसे बलबन ने क्या दिया? शहीद आजम की उपाधि दी। क्या दी? शहीद आजम। अब आगे भी थोड़ा सा सुन लीजिए। बलबन की मृत्यु के बाद, जब बलबन की मृत्यु हो गई
तो बलबन के कठोर शासन में पला बढ़ा था बुगरा खां का पुत्र। ये बुगरा खां छोटा बेटा है। तो पहले तो शाहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को इसने बलबन ने राजा नियुक्त किया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो शाहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को शासक बनाया जाए। लेकिन तुर्की अमीरों ने क्या किया, कैखुसरो को शासक ना बनाकर किसे बना दिया, बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को। किसे? कैकुबाद को राजा बना दिया। कैकुबाद क्या है, बलबन के कठोर शासन में पला बढ़ा था, छोटा बच्चा था, ठीक है, और कठोर शासन में पला बढ़ा था। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, छत में नहीं चढ़ने दिया जाता था, घर में ही बैठे बैठे मोबाइल गेम खेलता रहता था। तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ेगा कि सुधरेगा? जो कठोर शासन में बच्चे पलते बढ़ते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। जितने ज़्यादा कठोर शासन में पले बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा बिगड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो अपनी सारी इच्छाओं को बचपन में क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, और जब उन्हें मौका मिलेगा तब वो अपनी पहली इच्छाओं की, अपनी डिजायर को पूरा करेंगे। समझ पा रहे हैं? बलबन के शासन, कठोर शासन में पला बढ़ा कैकुबाद जब शासन सत्ता में आया, दिल्ली का सुल्तान बना, तो इसने जो है तो क्या हुआ, पहले बात शराब के नशे में डूब गया। हजारों दास दासियां ये अपने हरम में रखना प्रारंभ कर दिया। ये पूरी तरह से शराब में इस तरह से धुत हो गया कि इसे शासन सत्ता की खबर ही नहीं रहती थी। हालांकि एक बार इसका जो पिता है बुगरा खां, कौन है वो, एक बार दिल्ली आया भी था और इसको समझाया भी था कि देखो तुम्हारे आसपास जो है तो जो तुर्की अमीर हैं ये किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या कर सकते हैं, इसलिए ये शराब वराब से दूर रहो। जब वो समझा रहा था तब भी ये नशे में था। बोला जी पप्पा आगे से नहीं पीऊंगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये लगातार कौन, कैकुबाद नशे में ही धुत रहा। जब बुगरा खां ने इसे समझाया तो इसने सोचा कि मैं अकेले ही क्यों शासन सत्ता संभालूं। उस समय यहां पर पंजाब के क्षेत्र में समाना में, कहां पर, समाना में, यहां पे एक व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? इसने जलालुद्दीन खिलजी को वहां से बुलवा लिया कि भाई ये योग्य सैनिक है। जलालुद्दीन खिलजी इसके पहले 22 मंगोलों के युद्ध में लड़ चुका था, मतलब मंगोलों के खिलाफ एक योग्य सैनिक था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने क्या किया, कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को समाना से कहां बुलवा लिया, दिल्ली, और उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। समझ पा रहे हैं? शाइस्ता खां की। और इसके बाद क्या हुआ कि कैकुबाद को लकवा मार दिया। क्या मार दिया? अब जलालुद्दीन खिलजी की इस समय उम्र कितनी है, 70 वर्ष। 70 वर्ष। समझ पा रहे हैं? जब इसको लकवा मार दिया तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस मौके का फायदा उठाया। इसे बढ़िया से चादर में लपेटा कैकुबाद को और नदी में फेंक के बोला कि तैर के दिखाओ। अब क्या वो तैरेगा? और कैकुबाद की क्या हो गई, मृत्यु। और जलालुद्दीन खिलजी ने 3 वर्ष के बालक क्यूमर्स, किसको, क्यूमर्स को शासक बनाया और उसका संरक्षक बन गया। खुद राजा नहीं बना क्योंकि जनता विद्रोह कर देती, तो पहले क्यूमर्स को बनाया। क्यूमर्स को टॉफी दे देता था कि जाओ खेलो बेटा। और पूरी शासन सत्ता किसने हथिया ली, जलालुद्दीन खिलजी ने। और कुछ ही समय बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की भी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी और जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। समझ पा रहे हैं? तो क्यूमर्स जो है तो गुलाम वंश का क्या था, अंतिम शासक था। प्रश्न आएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन? प्रथम मैं पूछ रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। और अंतिम शासक कौन, क्यूमर्स। कौन है, क्यूमर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। कैकुबाद का, यस। बलबन का बड़ा बेटा है शाहजादा मोहम्मद और इसके बेटे का नाम था कैखुसरो। इसने, बलबन ने कैखुसरो को ही शासक नियुक्त किया था अपने मरने के बाद, लेकिन कैखुसरो को शासक न बनाकर किसे बना दिया गया, बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को। इसके संरक्षण में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था, मतलब लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, अब चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए।
यस, प्रारंभ किया। ईरानी त्योहार नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। ईरानी त्योहार नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, नवरोज त्योहार जिस तरह नवरात्रियां होती हैं 9 दिनों का, ठीक है, नवरोज त्योहार 9 ही दिनों का क्यों होता है? नवरात्रि, नवरोज, कभी सोचा है? सुनिए, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गुजरी है उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या कर्क, क्या बोले हो? कर्क रेखा, वेरी गुड। और ये कौन सी है 23.5 डिग्री पे? कर्क रेखा। क्या है? और ये मकर रेखा। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य केंद्र पर है, पृथ्वी क्या कर रही है? उसका चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी हमेशा जो है तो कर्क मतलब सूर्य हमेशा कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी किरण देता है। क्या करता है? सीधी किरण। इसलिए ये जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये हमेशा गर्म रहता है। और गर्म को ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? कहाँ से कहाँ तक? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक। जब पृथ्वी घूमते हुए नीचे की ओर बढ़ती है तो सूर्य किसके सामने आता है? कभी कर्क रेखा के। ठीक है, जब कर्क रेखा सामने आता है तो उस समय क्या होता है? जबरदस्त गर्मी पड़ रही होती है। तो पहले समझ लीजिए, सूर्य 23 मार्च को कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के सामने, एकदम भूमध्य रेखा के सामने। और इसके बाद पृथ्वी नीचे की ओर जाती है तो सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक, जैसे ही मार्च के बाद अप्रैल आया, हमारा भारत कहाँ पे है? कर्क रेखा में। कहाँ पर है? कर्क रेखा में। ऐसे समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ तो हमारे भारत में क्या हुई? गर्मी बढ़ी। फिर अप्रैल के बाद थोड़ा सा मई में और ऊपर आया तो हमारे भारत में और तेज गर्मी बढ़ी। और जून में एकदम कर्क रेखा के सामने। और जब एकदम सामने होगा तो जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। जून की गर्मी तो आपको याद होगी, बताने की जरूरत है नहीं। समझ पा रहे हैं? और जब सूर्य कर्क रेखा के सामने होगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? बोलिए, ज्यादा समय तक प्रकाश देगा। क्या करेगा? ज्यादा समय तक प्रकाश देगा, इसलिए ज्यादा समय तक दिन रहेगा। इसलिए दिन कैसे होते हैं गर्मी में? कोई डाउट इसमें? दिन हमेशा क्या होंगे? जबकि जब सूर्य यहां पर होगा इस क्षेत्र पर तो यहां से क्या होगा? कम समय तक प्रकाश देगा मकर रेखा में, तो कम समय तक दिन रहेगा। तो यहां पे दिन कैसे हो जाएंगे? छोटे। मतलब सूर्य जब कर्क रेखा में होगा तो मकर रेखा में क्या होंगे? दिन छोटे और रात बड़ी हो जाएगी। रात क्या हो जाएगी? रात मतलब ज्यादा समय तक स्थलखंड मतलब भूभाग क्या है? ठंडा है, तो यहाँ ठंडी पड़ेगी। यहाँ पर ज्यादा समय तक भूभाग जमीन को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे? गर्मी पड़ेगी, दिन बड़े होंगे। इसी प्रकार जून के बाद सूर्य क्या होता है? पृथ्वी ऐसे घूम के आती है और इधर ऊपर बढ़ने लगती है। ठीक है ना, ये वाली जो पृथ्वी है। तो अब क्या होगा? अब जब सूर्य पृथ्वी इधर ऊपर की ओर बढ़ेगी तो सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक, और फिर 23 मार्च के बाद 23 सितंबर कब? फिर भूमध्य रेखा के सामने आ जाएगी। और सितंबर के बाद जब पृथ्वी ऊपर की ओर बढ़ेगी तो सूर्य नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में किधर की ओर बढ़ी? मकर रेखा की ओर सूर्य बढ़ा। तो जब हमारे इससे दूर हुई कर्क रेखा से सितंबर में, थोड़ा सितंबर से क्या हुआ? अक्टूबर में सूर्य हमसे और दूर हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर ठंडी थोड़ा सा बढ़ी। अक्टूबर के बाद नवंबर में सूर्य और दक्षिण की ओर गया तो यहाँ क्या हुई? और ठंडी बढ़ी। और दिसंबर आते आते 22 दिसंबर को क्या हुआ? ठंडी तो पहले ही आ चुकी है, मकर रेखा के एकदम सामने हो गया सूर्य। तो अब यहाँ पर क्या होगा?
ठंडी जबरदस्त बढ़ जाएगी। अब जब सूर्य मकर रेखा के एकदम सामने है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय तक प्रकाश देगा, देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ ज़्यादा समय तक दिन रहेगा तो दिन कैसे हो जाएंगे? यहाँ बड़े क्या हो जाएंगे? और इतनी दूर से यहाँ तक देख पाएगा क्या प्रकाश? कम समय तक दे पाएगा। तो यहाँ दिन कैसे हो जाएंगे? छोटे। और रात, अब रात बड़ी मतलब स्थलखंड ज़्यादा समय तक ठंडा रह रहा है तो यहाँ क्या पड़ने लगेगी? ठंडी। क्लियर? अब समझिए, जब भी इसको मिटा दे रहा हूँ तो समझ में आएगा। सूर्य भूमध्य रेखा के सामने 23 मार्च को था और 23 सितंबर। मार्च और सितंबर में ही 2 बार आप नवरात्रि मनाते हो, देख लो आप याद करके। मार्च में मनाते हो, किसको क्या बोलते हैं? नौतपा वाली नवरात्रि जो भी। दूसरे अभी आप मनाते हो सितंबर में, जब दशहरा मनाते हो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो 2 बार आपने कब नवरात्रि मनाई? जब सूर्य भूमध्य रेखा के सामने रहा। 2 बार और भी होती है नवरात्रि, जून में भी होती है एक, और एक होती है दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में। इसे बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। क्या बोलते हैं? तो हमारे भारत में 4 बार नवरात्रियां मनाई जाती हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि जो हम मनाते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि जिसे हम मनाते नहीं हैं। तो मामला क्या है? जब ये सूर्य किसी भूमध्य रेखा के सामने या मकर रेखा के सामने या कर्क रेखा के सामने होता है और अपनी स्थिति चेंज करता है तो वायरल अटैक होता है। मौसम बदलता है तो वायरल क्या करता है? अटैक करता है वायरल, वायरस। तो आपको सलाह दी जाती है कि देखो यार बाहर का कुछ मत खाना, नहीं तो और तेजी से वायरस आ जाएंगे, और हो सके तो व्रत रहना। तो आप फिर रहते हो माता जी के नाम पर 9 दिन व्रत। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग तो जाके माता जी को जीभ चढ़ा देते हैं, जीभ काट के चढ़ाते हैं ना। क्यों? कोई हाथ काट के चढ़ा दे कभी आएगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि छिपकली की पूंछ में और हमारे शरीर की जीभ में तुरंत रीजनरेट होने की क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, बाकी अंगों में नहीं होती। कभी किसी को बोलिएगा कि भाई बहुत भक्ति चढ़ी तो हाथ काट के चढ़ा दो, माता जी हैं दोबारा दे देंगी, कभी ना चढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं? चढ़ाएंगे क्या? जी भी, क्योंकि वो तुरंत आ जानी, रीजनरेट हो जानी, नाम माता जी का लगा देंगे, माता जी दी हैं। समझ पा रहे हैं? इतना भटकाया गया है हमारे पाखंडों में कि क्या बताएं। समझ पा रहे हैं? कुछ लोग अभी सुन तो रहे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन जब घर जाएंगे तो फिर माहौल चेंज कि नहीं ये जो इतना चिल्ला रही हैं, बाल खोल दिए, ऐसे ही क्या माता जी आई होंगी, इनको मजाक थोड़ी है। समझ पा रहे हैं? आपको कभी आई? आपको नहीं आएंगी, हमेशा दूसरे को आएंगी, आपको कभी नहीं आएंगी। अपने आप रीजनरेट हो जाता। छिपकली की पूंछ देखो आप कभी, कटती तो पहले नाचती है छिपकली की पूंछ, और कुछ दिन बाद देखोगे तो उसके अगले ही दिन जो है तो दूसरी पूंछ निकली होगी। वो अपने आप बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। बोलिए ना कभी कोई उंगली ही काट के चढ़ा दे ना, जो है तो पूरा हाथ काटे, उंगली काट के चढ़ाए ना, अगर आ जाए दोबारा तो बताइएगा। जो बोले कि माता जी में बहुत शक्ति है तुरंत जीभ वापस कर देती हैं, तो बोलना ठीक है एक बार उंगली काट के चढ़ाओ, अगर माता जी दे दें तो मैं भी फिर मान लूँगा कि हाँ ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे लिखिए, क्या लिखे हैं? प्रारंभ किया। अगला पॉइंट, बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। हाँ, कर्क, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को, दूसरा है इक्वेटर, और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया तथा कोई बात नहीं, नाइस शॉट, तथा तुर्की नस्लवाद की नीति को
नीति तथा तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया। तथा तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया। तथा तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया। अगला पॉइंट लिखिए, इसके शासनकाल में निम्न कुल के लिए, इसके शासनकाल में निम्न कुल के व्यक्ति के लिए शासन के दरवाजे बंद कर दिए गए। शासन के दरवाजे बंद कर दिए गए। शासन के दरवाजे बंद कर दिए। बलबन ने स्वयं को शाहनामा पुस्तक के नायक अफरासियाब का वंशज बताया। बलबन ने स्वयं को शाहनामा पुस्तक, किसने लिखा था शाहनामा पुस्तक? फिरदौसी ने। किसने? फिरदौसी ने। अगला पॉइंट लिखिए, बर्नी एक इतिहासकार थे, है ना? बर्नी के अनुसार एक बार बलबन ने कहा था कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें गुस्से में मेरी आंखें जलने लगती हैं और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। अरे नहीं भाई, मैंने मोदी जी का नाम ही नहीं लिया, मैंने प्रधानमंत्री जी बोला है। देखिए, ये सब केवल एक मजाक की बात है। एक मिनट, मेरी बात समझिए। यह केवल एक मजाक की बात है, इसको सीरियसली बिल्कुल ना लिया जाए, ठीक है? हम केवल बलबन पढ़ा रहे हैं।
क्या किया था? हाँ, क्रूर शासक था, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी शासक होगा, देखिए, ऐसे केवल हिटलर हिटलर नहीं, कई शासक ऐसे हैं जिन्हें भी ये लगेगा कि भाई इससे मुझे खतरा है, वो उसे क्या कर देगा? मरवा ही देगा। हाँ, ठीक बात है। मैं किसी का रेफरेंस किसी के साथ नहीं दे रहा हूँ, यह केवल एक मजाक की बात है। यह इस फिल्म की सभी पात्र और कल्पनाएं, मतलब पात्र काल्पनिक है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। कल को आप घर जाके बाहर बोलो कि बलबन मतलब नरेंद्र मोदी विपुल सर पढ़ाए हैं, समझ पा रहे हैं? तब तो मैं पढ़ा चुका फिर। यह केवल आप लोगों के हंसी और मजाक के लिए, ठीक है? और कहीं ना कहीं सत्य भी है, समझ पा रहे हैं? लेकिन लेकिन बाहर जाके नहीं बोलना है, ठीक है? ये केवल आपके दृष्टिकोण देने का मामला है कि भाई देखिए, अब कुछ सेंटेंस तो मिल ही रहे ना। बलबन ने भी कहा था कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ। प्रधानमंत्री जी भी बोल दिए कि बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ, ईश्वर द्वारा भेजा गया हूँ। हाँ, हाँ, तो ठीक है। देखिए, मोस्टली 99% लोग इस दुनिया में एक जैसे हैं। मतलब ये नहीं, गलत बोल गया मैं। जितने लोग हैं, आप सब के 99% कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं। 1% में आप लोग क्या होते हो? डिफरेंस होते हो एक दूसरे से। समझ पा रहे हैं? केवल 1% में। सोचिए, इतने करोड़ लोग हैं लेकिन एक ही जैसा चेहरा नहीं है। समझ पा रहे हैं? सबके अलग अलग हैं, कुछ ही, लेकिन सबके दो आंख हैं, सबके एक ही नाक है, दो ही कान है। समझ पा रहे हैं? कुछ अंतर नहीं, अंगों में अंतर नहीं, लेकिन देखने में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो वो जो डिफरेंसेस है वो एक ही परसेंट। इसी प्रकार से गुणों में भी है, नेचर में भी है। 99% सब सेम है। समझ पा रहे हैं? आपको अभी कोई जो है डांट देगा तो गुस्सा आएगी ना उसके ऊपर, सबको आएगी। सबके अंदर वही कैरेक्टर है, ठीक है? आपके भी कोई तारीफ कर दे तो आप खुश हो जाओगे, सबके अंदर वही है कि भाई कोई तारीफ करेगा तो खुश होंगे। तो 99% सब वही है, लेकिन 1% में हमारे के अंदर है, डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। ठीक बात है? तो ऐसा बाहर मत बोलना। क्या नाम है गुप्ता जी? बाहर नहीं बोलना है, ये केवल क्लास की बातें हैं। अब तो मैं रिकॉर्डिंग भी कैंसिल कर दूंगा। समझ पा रहे हैं? आई बात समझ में? तो केवल हंसी मजाक में क्या करना है? हंसी मजाक में क्या करना है? केवल पढ़ना है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, ये चल ही नहीं रहा है। मोदी जी भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ठीक? इस बात को समझ लीजिए पहले, ठीक है? उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। समझ में आई बात? हाँ। दुनिया के अभी तक में महानतम प्रधानमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं।